अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आज का हम अपना टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जिनमें रिंकलिंग जो होती है वो बहुत से टाइप्स की होती है। ठीक है। इस खातून की चिन में डेफिशिएंसी थी। चिन में फिलर्स हम बहुत टाइप के करते हैं, 3 टाइप के मेजरली करते हैं। इस खातून की चिन डेफिशिएंट थी। आप ये देख रहे हैं कि इसकी चिन जो थी वो पहले इतनी छोटी सी थी और उसके बाद देखें वो आगे को निकली और बड़ी हुई है। ठीक है। और उसको इस तरह से उसका चेहरा कितना डिफाइन हो गया है। वैसे तो इसने नोज का फिलर भी कराया है। ये देखें, आप ब्रिज का डेप्थ देखें और यहाँ पे आप ब्रिज की डेप्थ देखें, कितना फर्क पड़ा हुआ है। तो जो चिन का फिलर होता है उसमें काफी टेक्निक्स हैं। पहली बात तो ये कि चिन को जो है हम जब दे देते हैं वॉल्यूम, तो हमारे लोअर लिप की ड्रूपिंग कम हो जाती है, हमारा फेस टाइट हो जाता है, फेस रिजुविनेट हो जाता है, लिफ्टिंग हो जाती है, चेहरा जो है डायमंड शेप अचीव कर लेता है जो आइडियल होता है। इसके अलावा जो पकरिंग होती है, जो लिप्स के ऊपर जो है ऑरेंज पील अपीयरेंस आती है, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके डिम्पल चिन होती है वो खत्म हो जाती है। डिम्पल चिन क्या होती है कि यहाँ पे जो उल्टा यू होता है ऐसे, इस तरह करके फ्रंट साइड से देखें तो नजर, ठीक है, वो भी खत्म हो जाता है। इसमें फिलर फॉर चिन रिंकल्स, मेंटल क्रीज एंड पेबल चिन सारे प्रॉब्लम्स का हल है। मेंटल क्रीज के लिए हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अबव द चिन, जो अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी, उसमें यूज किया जाता है चिन पैड, जो फॉर डिम्पलिंग और ऑरेंज फील टेक्सचर के लिए। ये ऑरेंज फील टेक्सचर ये होता है कि आपकी जो चिन होती है उसके ऊपर ऐसे पकड़िंग हो रही होती है, ऐसे डॉट डॉट डॉट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। आप कभी अपने लोअर जॉ को ऐसे टाइट करके देखें तो आपको ये फील होंगे, इस तरह के डॉट्स आपकी चिन पे, जो कि बहुत अगली दिखते हैं पिक्चर्स वगैरह में। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फिलर यूज करेंगे वो हम मीडियम टू हाई विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर यूज करेंगे, जिसपे वॉल्यूम लिखा होता है। ठीक है। ये आपको खुद ही फिलर के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा जी। इंजेक्शन प्लेन है जी, सुपरा पेरियोस्टियल होता है फॉर ऑन बोन फॉर स्ट्रक्चर। इस खातून ने जो करवाया है वो स्ट्रक्चर के लिए। इसकी जो मैंडिबल थी वो डेफिशिएंट थी। मैंने आपको बताया चिन में 3 तरह के फिलर्स होते हैं, एक उसकी पेबल्ड अपीयरेंस यानी उसकी पकड़िंग को खत्म करने के लिए, दूसरा मेंटल क्रीज यानी कि जो उल्टा यू बना होता है चिन के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए, तीसरा चिन में अगर वॉल्यूम नहीं है तो हम चिन में वॉल्यूम दे देते हैं डायमंड शेप फेस बनाने के लिए, अगर हमारी मैंडिबल डेफिशिएंट हो। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इंजेक्शन मीडियम, अच्छा ये हो गया। इंजेक्शन पेन में सुपरा पेरियोस्टियल होता है फॉर स्ट्रक्चर। इस खातून ने स्ट्रक्चर के लिए कराया तो हम यहाँ पे सुपरा पेरियोस्टियल प्लेन में जाके काम करेंगे। याद रहे कि जो सुपरा पेरियोस्टियल फिलर होता है वो कौन सा होता है, वो अल्ट्रा डीप या डीप होता है। ठीक है। सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फॉर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एंड डिम्पलिंग। अगर किसी को यहाँ पे उल्टा यू बन रहा है यानी कि चिन में मेंटल क्रीज बन रही है, किसी को पकड़िंग हो रही है, डॉट डॉट्स बन रहे हैं, क्रीजेस बन रही हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ कौन सा यूज करेंगे, सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस। ठीक है। और इसमें हम 2 से 30 गॉज की नीडल यूज कर लेंगे, या कैनुला यूज करना ही है। पूरी चिन बनानी है किसी ने, किसी की पूरी चिन कम होती है तो वो इधर इधर पूरा दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए फिर हम कैनेला यूज कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड से इमेजिन करें ना कि मैंने मिड लाइन से दोनों तरफ दिया। कुछ लोगों का ऊपर से चेहरा बहुत ब्रॉड होता है, या वो उनका फैट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी चिन जो होती है वो छोटी होती है, उसको बैलेंस करने के लिए वो अपनी चिन रीशेपिंग पूरी करवाते हैं। ठीक है। और टेक्निक है मेंटल क्रीज में लीनियर थ्रेड और स्मॉल बोलस अलोंग द क्रीज। मेंटल क्रीज को खत्म करने के लिए आपने, ये आपका चेहरा था, ठीक है, ये आपका माउथ था, इसके अंदर आपकी जो चिन थी उसमें इस तरह की अपेरेंस आ रही थी, चिन के ऊपर इस तरह से नजर आ रहा था। इसको खत्म करने के लिए आपने एक इधर से, यहाँ से इंजेक्शन दिया, एक आपने यहाँ से दिया। एंट्री पॉइंट से, चिन के ऊपर से एंट्री पॉइंट से आप अंदर की तरफ लेके मिड लाइन की तरफ आ गए। अगर मिड लाइन रीच हो गई है, आपने पहले ही मार्किंग की हुई थी, ठीक है, उसके बाद आपने लीनियर थ्रेडिंग से इंजेक्ट करते हुए आपने उसको बाहर निकाल लिया। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि किसी की सिर्फ और सिर्फ जो है वो है ही, किसी की सिर्फ और सिर्फ मेंटल क्रीज ये है, सिर्फ ये लाइन ही लाइन है सिर्फ।
इसके लिए आप सीधा जो है यहीं पे आप इंजेक्शन दे देते हो। ठीक है, ये छोटी सी लाइन जो है ये डिसअपेयर हो जाती है। कुछ लोगों के यहाँ डॉट्स बन रहे होते हैं, उसके लिए आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंजेक्शन दे देते हैं फिलर्स के। ठीक है। हाँ, मेंटल क्रीज के लिए लीनियर थ्रेड और स्मॉल बोलस अलोंग द क्रीज। लीनियर थ्रेड हम कब करेंगे, जब हमारी जो मेंटल क्रीज है वो पूरी ऐसी है, उसके लिए हम इधर से भी जाएंगे इधर से भी जाएंगे, तो ये क्या है, हमारी लीनियर थ्रेड यहाँ पे यूज होगा क्योंकि हम इंजेक्शन देते हुए बाहर को आ रहे हैं। ठीक है। स्मॉल बोलस कब करेंगे, जब हमारे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, छोटी सी है, बस हमने इधर बोलस दिया और फिर हम आ गए। कभी ये होता है कि हमने इधर दोनों तरफ फिलर पूरा हो गया और हम हमारा अभी भी यहाँ पे क्रीज रह गई, तो हम फिर वहां पे बोलस दे देते हैं, तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी यूज होता है। पेबल चेन यानी चेन पे डॉट्स नजर आ रहे हैं तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स और ब्लैंचिंग टेक्निक इन द सब डर्मल प्लेन। छोटे छोटे आपने बोलसेस दिए जिनको हम माइक्रो ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ठीक है। और सब डर्मल प्लेन में ही रहना है, डीप में जाना, 0.2 to 0.5 ml डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी हर साइड पे। और ओवरऑल जो है, अगर आप पूरी चेन रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं जैसे इस खातून ने कराई है, तो 1 ml आराम से आपका लग जाता है। स्मूथ द चिन लाइंस एंड सपोर्ट्स द लोअर लिप। लोअर लिप कुछ लोगों का लूज होता है, वो बाहर को निकल रहा होता है, आपने कैमल का देखा है, इस तरह से लोअर लिप जो है वो डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स हुआ होता है। तो इस तरह से ये भी सपोर्ट में आ जाता है और इम्प्रूव करता है फेशियल हार्मोनी। कुछ लोगों का चेहरा बहुत ऊपर से मोटा होता है, नीचे से उसकी मैंडिबल जो होती है बहुत स्मॉल होती है, तो बैलेंस नहीं होता, तो फेशियल हार्मोनी भी और फेशियल रिजुविनेशन भी से हो जाती है, लोअर लिप को सपोर्ट भी मिल जाती है, वो इनवर्ड मूव कर जाता है। और जो है आपका ओवरऑल चिन जो है वो इससे डायमंड शेप जो परफेक्ट चिन होती है वो आपकी बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पेशेंट आता है, ये देखें, ये पहले से वो आखिरी पे जाना चाहता है स्टेप, तो ये जो फिलर है इससे जो है एकदम से आप इतना ना करें, पेशेंट अपनी शक्ल को एक्सेप्ट नहीं करता। पहले आप पीआरपी लें, उसको लिप्स में फिल करें, पेशेंट को दिखाएं, जिसको हम फिल इन पीआरपी कहते हैं, कि अगर मैं 1 ml फिलर दूंगा तो तुम्हारा ये रिजल्ट है। ठीक है। उसके लिए आपने पीआरपी की क्वांटिटी हाफ करनी है, 0.5 ml पीआरपी फिल करें। पीआरपी 5-7 दिन में बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती है, पेशेंट को अपना आफ्टर नजर आ जाता है। हर कोई अपना चेहरा आफ्टर में वैसे एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन पीआरपी के बाद वो देख लेगा और वो रिजुविनेशन तो करता ही है ना लिप्स की। ठीक है। तो आपने इसमें वर्मिलियन बॉर्डर जो था, लिप आउटलाइन जो है उस पे होता है, कुछ लोग सिर्फ अपना बॉर्डर बनवाते हैं, कुछ लोग वॉल्यूम अपनी बॉडी बनवाते हैं लिप्स के अंदर, कुछ सिर्फ क्यूपिड वो, यानी कि जो आपका सेंटर पॉइंट होता है ना, कुछ लोगों को सिर्फ इसको प्रोमिनेंट करने की टेंशन होती है, जहां मैं डॉट लगा रही हूँ। ठीक है। ये देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है बड़े वाले में ज्यादा प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों को सिर्फ इसको अपना प्रोमिनेंट करने का होता है। ठीक है। वो सिर्फ इधर जो है वो 2 डॉट्स से जो होते हैं वो इंजेक्ट करवा लेते हैं, तो ये 3 पोर्शंस है। कुछ लोग अपनी बनवाते हैं सिर्फ बॉर्डर, कुछ लोग बॉडी देते हैं, वॉल्यूम दिलवाते हैं, और कुछ लोग डेफिनेशन दिलवाते हैं। तो फिलर आउटलाइन आप जो फिलर आप यूज करते हैं इसमें सॉफ्ट, याद रखें, एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक है कि जो कि कोई ऐसी जगह जहाँ फिलर करें जिसकी कोई भी बोनी अटैचमेंट, मस्कुलर अटैचमेंट कोई आपको ना नजर आए, तो वहां पे सॉफ्ट फिलर होगा। देखो लिप है, ये चारों तरफ से इसकी कोई बोनी अटैचमेंट है, कोई खास इसकी कहीं से ये जुड़ा हुआ है किसी हार्ड स्ट्रक्चर के साथ, नहीं। तो इसमें हम सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हाइलुरोनिक एसिड फिलर यूज करेंगे विद मीडियम टू लो विस्कोसिटी। एंड इसमें जूविडम, वोलबेला, रिस्टेलिन, कीस एंड थियोसाइल के ये हमारे पास जो है सारे वो अवेलेबल हैं ब्रांड्स। कोई से भी आप सॉफ्ट फिलर्स इसमें यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन का प्लेन सुपरफिशियल, सबम्यूकोसा और इंटरडर्मल होता है फॉर बॉर्डर डेफिनेशन। जो वर्मिलियन बॉर्डर है ना उसके 1 mm आउट भी आपका नो गो एरिया, जो हमने नो गो एरिया डेंजर जोन्स पढ़े थे। ठीक है। तो उसके बाहर तो हम काम कर ही नहीं सकते, आपने अंदर ही रहना है, और वो भी आपने प्लंजर पुल करके देखते रहना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा। ठीक है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की डेफिनेशन देनी है, जो कि लिप, कुछ लोग वर्मिलियन बॉर्डर यानी लिप आउटलाइन बनवाने आते हैं, तो उसके लिए सुपरफिशियल, सबम्यूकोजल या इंटरडर्मल प्लेन में रहना है, यानी कि ऊपर ऊपर रहना है, ऊपर ऊपर रहना है बिल्कुल आपने। ठीक है। इंटरडर्मल सुपरफिशियल ज्यादा होगा, या सुपरफिशियल सबम्यूकोजल ज्यादा सुपरफिशियल होगा, इंटरडर्मल ज्यादा सुपरफिशियल होता है। ठीक है। इसमें आप 30 से 32 गॉज नीडल यूज करेंगे, या 25 से 27 गॉज कैनेला, वही जो मैंने आपको बताया था कि कैनेला 25 का आपका हर जगह चल जाता है। लीनियर थ्रेडिंग हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, टेंटिंग हम पढ़ चुके हैं, डेपो टेक्निक्स यानी कि एक एक आपने ड्रॉपलेट्स देते जाना है।
कैन्युला जो होता है वो सिंगल एंट्री लेटरल टू द लिप होती है, फैनिंग टेक्निक फॉर वॉल्यूम। अच्छा जी, जो नीडल के साथ अब हम ये सारा देख चुके हैं, लीनियर थ्रेडिंग क्या होती है, टेंटिंग क्या होती है, डेपो टेक्निक क्या होती है। जो कैनेला होता है उसमें लेटरल टू द लिप आपने एंट्रिंग करनी है। लेटरल टू द लिप एंट्री करने से क्या आपको फायदा होता है? लेटरल टू द लिप एंट्री करने से आपको फायदा ये होता है कि आप पूरे लिप की जो लेंथ है उसको कवर कर लेते हो। ये देखो, आपने जो आपका एंट्री पॉइंट था वो आपने इधर से बनाया, ये तो टू लेटरल हो, यहाँ से आपने बनाया, यहाँ से आप एंट्री किए और आपने जो है फिलर इंजेक्ट करते 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 आप बाहर आए, पूरा लिप आपका एक जो था इंसिजन में कवर हो गया। ठीक है, तो ये इधर तक मैं जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक टिप कह लो या कुछ भी कह लो कि आप पीआरपी के साथ पेशेंट को कर दें और उसको दिखा दें उसका बिफोर एंड आफ्टर, और वो पीआरपी उसके लिए बेनिफिशियल ही है, उसके वो कर देगी, लिप्स रिजुविनेट कर देगी। ठीक है, डोज है 0.5 to 1 ml। स्टार्ट कंजर्वेटिवली। कुछ लोगों को मोटे लिप्स एकदम से अपनी शक्ल पे उनको एडजस्ट ही नहीं हो पाते, तो आप 0.5 से 1 ml कर लें। फिलर खुलता ही है तो 1 ml पूरा यूज ही हो जाता है। 1 ml को अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि लिप्स दो होते हैं, अपर एंड लोअर, तो 0.5 ml ईच लिप में जाएगा। ठीक है, 0.5 ml की भी आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो आपने राइट और लेफ्ट की इक्वल करनी है, यानी कि आपने 0.25 ml राइट साइड पे देना है, 0.25 ml लेफ्ट साइड पे, फिर ही आपकी हार्मनी होगी। ठीक है, इसका इफेक्ट ये होता है कि इनहेंस करता है वॉल्यूम को, शेप को, डेफिनेशन को, और सॉफ्टन करता है पेरी ओरल लाइंस को। पेरी ओरल लाइंस जो होती हैं और लिप लाइंस दोनों ही जरा सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट का वर्ड याद रखिएगा, डिमिनिश या वेनिश नहीं कहना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये लिपस्टिक लाइंस भी इनको कहते हैं, इनको स्मोकर्स लाइन भी कहते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट्स अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन कराते हैं, तो यहाँ से फुलनेस खत्म होती है, तब भी ये वर्टिकल सी लाइंस लिप्स के ऊपर नीचे आ जाती हैं। तो जरूरी नहीं है बूढ़े लोगों में हो, उनमें भी दांत गिरते हैं तो आती हैं। अब हम इसको देखते हैं, फिलर्स फॉर लिपस्टिक पेरियोरल लाइंस के लिए। वर्टिकल लाइंस अराउंड द लिप्स अबव एंड बिलो द वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर क्या होता है? जो जहाँ पे ये लिप का पिंक रीजन है ना, ये आपका वर्मिलियन बॉर्डर है। उसके ऊपर जो स्किन कलर की जगह है, ये आउटसाइड वर्मिलियन बॉर्डर है, और ये नो गो एरिया है, ये सारा नो गो एरिया है। ठीक है, तो वर्मिलियन बॉर्डर जो होता है वो आपका, ये जो पिंक कलर है, जो लिप का कलर है जहाँ पे शुरू हो रहा है, ये आपका क्या है? वर्मिलियन बॉर्डर। ठीक है, इसकी जो फिलर टाइप होती है, लो टू मीडियम विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर, वही लिप वाला यूज करते हैं हम। ठीक है, और इंजेक्शन साइट है सुपरफिशियल सबडर्मल जस्ट बिलो द स्किन सरफेस फॉर फाइन लाइंस। जो फाइन लाइंस होती है ना, वो क्या होती हैं? वो रिंकल से कम होती हैं। ठीक है, उसके लिए हम सुपरफिशियल सबडर्मल प्लेन में रहेंगे। अगर आप किसी यंग पेशेंट को भी फुल लाइट में करीब से देखोगे तो फाइन लाइंस आपको उसमें भी नजर आएंगी। और इंटरडर्मल इंजेक्शन होता है फॉर प्रिसाइज करेक्शन, और स्किन के अंदर जो है प्रिसाइज करेक्शन तब हम करेंगे जब हमने बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज करेक्शन करनी हो इंटरडर्मल, जैसे कुछ लोगों की इंजरी या कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इंटरडर्मल सुपरफिशियल होता है, या फिर सुपरफिशियल एक तो है ना डर्मल, और एक इसने बताया है इंटरडर्मल। सबडर्मल सुपरफिशियल होता है या इंटरडर्मल? इंटरडर्मल सुपरफिशियल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप स्किन के अंदर बिल्कुल इंजेक्शन दे रहे हो, बिल्कुल टाइट ये जगह होती है, यहाँ पे आप दे रहे हो इंटरडर्मल पॉइंट्स पे। ये जो सबडर्मल होता है वो उससे जरा डीप जाता है। ठीक है, उसमें आप थोड़ा स्किन के नीचे जाके काम करते हो। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें 30 से 32 गॉज के नीडल यूज करेंगे, वेरी फाइन फॉर प्रिसीजन। 5 से 27 गॉज का कैनेला भी यूज कर सकते हैं ताकि ब्रूजिंग कम हो। ब्रूजिंग पेशेंट अक्सर छुपाना चाहते हैं। और इसमें टेक्निक में नीडल में वही लीनियर थ्रेडिंग, स्मॉल बोलस इंजेक्शन अराउंड द लिप कंटोर। ठीक है, वर्मिलियन बॉर्डर हमारा नो गो एरिया है, उसके अंदर रहेंगे या उसके बाहर रहेंगे। और जो कैन्यूला, बाहर भी आप आर्टरी से बाहर जाके काम करोगे। जो कैनुला जो है ऑप्शनल होता है, किस लिए? ताकि ब्रूथिंग कम हो, यूज फॉर मोर ग्रेजुअल वॉल्यूम रिस्टोरेशन एंड ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए भी मोर ग्रेजुअल वॉल्यूम। ब्लेंडिंग से क्या मुराद है? ब्लेंडिंग से ये मुराद है कि अगर मैंने यहाँ से कैनुला डाला और मैं इसको यहाँ तक ले गई, उसके बाद मैंने यहाँ से रिलीज करते 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 फिलर को जो है कैनुला बाहर निकाला, और साथ साथ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि वो इक्वल आए और हमारी जो इंसिजन हैं वो कम हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि डोज है 0.2 से 0.5 ml, ये बहुत थोड़ा होता है। कंजर्वेटिवली आपने स्टार्ट करना है।
यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपने करना है। और इफेक्ट है सॉफ्टन द वर्टिकल लाइंस, रिस्टोर स्मूथनेस एंड इनहेंसेस लिप कंटूर। लिप की शेप भी अच्छी हो जाती है। ये वर्टिकल लाइन जिसके लिए हम काम कर रहे थे ये भी खत्म हो जाती है और लिप स्मूथ हो जाते हैं। देखो इसमें मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। आप पीआरपी लो, और पीआरपी आप 1 ml इधर इंजेक्ट करो, 1 ml यूं इंजेक्ट करो, ठीक है, और 1 ml इस तरह करो, 1 ml इस तरह करो। पेशेंट को ये आफ्टर वाला रिजल्ट उसमें नजर आ जाएगा। टोटल हमने कितनी पीआरपी इंजेक्ट की? 2 ml। आपको पता है पीआरपी अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती। सॉरी, 0.5 ml आप दे इधर, 0.5 इधर, 0.5 इधर, 0.5 इधर, ये कितना 1 और 1 2 ml हो गई, ठीक है। पीआरपी अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि इतना ही वॉल्यूम रहेगा। तो जब आप फिलर करोगे तो यहाँ पे उसका हाफ 0.25 पेशेंट अपना आफ्टर देख लेगा, उसको पसंद आ गया तो वो आ जाएगा आपके पास फिर फिलर करवाने। आपने उसके लिप्स पे ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप जहाँ पे जितनी पीआरपी इंजेक्ट की थी उससे हाफ हाफ आप फिलर इंजेक्ट करोगे, तो उससे पेशेंट को ये फायदा होगा कि उसको सेम टू सेम वही वॉल्यूम रिस्टोर होगा। कैसे? फिलर उतना ही वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जितना वो खुद होता है। यानी कि 0.25 ml अगर आपने फिलर डाला तो साथ में वो 0.25 ml वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा 24 घंटे के बाद, तो 0.5 ml वाली वो वॉल्यूम आपको दे देगा। हर एक पोर्शन पे 4 पोर्शन बनते हैं ना लिप्स के, राइट लेफ्ट अपर लोअर करके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। लिक्विड राइनोप्लास्टी जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सैडल नोज डिफॉर्मिटी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। जिन खवातीन की शादी होने वाली होती है उनके अंदर भी ये बहुत कॉमन है। इसमें हमने टिप ऑफ द नोज के ऊपर जो आपके अपना होती है, नीडल होती है, फिलर के साथ ही आती है, उससे आपने इनसे होल दिया, और वहां से आपने होल बनाने के बाद जो फिलर है उसके आगे से आपने नीडल चेंज करके कैनेला यूज किया। खवातीन में जो है 50 mm का जो कैनेला होता है वो बिल्कुल सही रह जाता है। अगर मर्द है जिनकी नाक बहुत ज्यादा लंबी है तो हो सकता है उनको ज्यादा लॉन्गर रिक्वायर्ड हो, लेकिन 25 गॉज 50 mm लेंथ जो है वो हर चीज के लिए फेस पे तकरीबन सूटेबल होता है, ठीक है। आपने टिप ऑफ द नोज से अंदर जाना है और इसमें आपने सुपरफिशियल रहना होता है, क्योंकि यहाँ पे बोन के ऊपर स्ट्रक्चर्स बहुत कम है, ठीक है। लिक्विड राइनोप्लास्टी नॉन सर्जिकल नोज जॉब जो आपने सर्जरी करवानी करवानी थी इतने घंटे की, और आपने इसमें लेना था जीए, तो यहाँ पे आपका आराम से जो है 15 मिनट या 10 मिनट में काम हो जाता है। डोर्सम ऑफ द ब्रिज के ऊपर हमने जाके काम करना है, जो ब्रिज है ऑफ द नोज या डोर्सल सरफेस है उसके ऊपर जाके काम करना है। टिप ऑफ द नोज पे काम करना है प्रोजेक्शन और डेफिनेशन के लिए। टिप ऑफ द नोज पे हमने कैसे काम करना है? जब हम फिलर देते हैं तो उसमें इतना सारा तो वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो ये आपने सारा इधर वॉल्यूम इंजेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस वेट की वजह से जो टिप होती है नीचे गिर जाती है। कभी कभी ऐसे होता है इस वेट की वजह से नहीं, उम्र के साथ साथ भी ये टिप जो होती है नीचे गिर जाती है। तो हम फिर उसके बाद वर्टिकल भी यहाँ पे भी वॉल्यूम देते हैं। इसके लिए हम नीडल की जो एंट्री पॉइंट है फिर हम इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। और हम ऊपर से एंट्री पॉइंट देके जो इसके सेप्टम में बीच में हम उधर भी वॉल्यूम दे देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो टिप होती है वो वहीं पे स्टे करती है। अच्छा जी, सुपरफिशियल डर्मल होती है फॉर टिप एंड साइड वॉल कंटूरिंग। नहीं, फिलर टाइप हम पढ़े थे। फिलर टाइप होती है हाई विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर, हम इसमें यूज करते हैं हाई विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर। अच्छा, फॉर स्ट्रक्चर एंड लिफ्टिंग हाई विस्कोसिटी क्यों हम इसमें यूज करते हैं? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देना है, हमें को थोड़ी हार्ड चीज यूज करनी है। तो जो ज्यादा विस्कस होता है वो ज्यादा हार्ड होता है, हम वो यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो इंजेक्शन प्लेन है, अच्छा ये नेजल साइड बॉक्स में लिखा हुआ ये पॉइंट में मिस करती है टू करेक्ट एसिमेट्री। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट्स में एसिमेट्री भी होती है राइट लेफ्ट, उसको भी आप इससे करेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्शन प्लेन जो होता है इसमें आपने सुपरफिशियल सबडर्मल होता है फॉर टिप एंड साइड वॉल कंटूरिंग एंड फॉर डीप सबक्यूटेनियस फॉर एंड और सुप्रा पेरियोस्टल ऑन बोन फॉर ब्रिज टू प्रोवाइड लिफ्ट। जो पेशेंट का नोज है उसके ऊपर आप सुप्रा पेरियोस्टल पहली टाइम में तो नहीं जाने लगे, क्योंकि ये इतना जो है डेंजर जोन होता है कि इसमें अगर आपसे कोई इन्फेक्शन हो गई कुछ हो गया तो वो स्प्रेड होता होता ब्रेन में जाएगा ही जाएगा। तो इसमें आप डीप सबकट में ही रहे, यानी कि टू सुपरफिशियल भी नहीं और टू डीप भी नहीं, ठीक है। आप मिड पाथवे यूज करें, ठीक है। और जो आपके टिप थी और जो साइड वॉल था उसमें तो आप सुपरफिशियल डर्मल में ही रहते हैं।
इसमें जो आप टूल यूज करेंगे 25 से 27 गॉज का कैनुला होता है, सेफर फॉर मैनेवरिंग अराउंड द नेजल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप कभी भी इस तस्वीर को देख के आप टिप से ऐसे ही कैन्यूला इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैन्यूला ब्लंट होता है, वो कभी भी अंदर नहीं जाएगा, आपको नीडल से पहले होल करना पड़ता है। और याद रहे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वास्कुलैरिटी होती है, बहुत ज्यादा ब्लीड भी करता है, उसको भी साथ साथ आपने मैनेज करना है, ठीक है। और 30 गॉज नीडल यूज कर सकते हैं प्रिसीजन के लिए। 30 गॉज नीडल जो अगर आप यूज करेंगे जो फिलर के अपने साथ आती है, तो फिर आप देखें उसकी लेंथ इतनी होती नहीं है, तो उसके लिए आपको एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनाया, वो यहाँ तक गई, आपने फिलिंग कर ली, फिर एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनाया, वो आगे तक गई, आपने फिलिंग कर ली, फिर एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनाया और फिर यहाँ तक। उसके लिए आपको एंट्री पॉइंट है मल्टीपल यूज करने पड़ते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो हैं अपना खर्चा बचाने के लिए कैनेडा का या उनको पता नहीं कहाँ से वो सीखते हैं, वो सीधा नीडल से ही काम कर लेते हैं, उसमें मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होते हैं और कभी भी पेशेंट के फेस के ऊपर सिमेट्री नहीं आती है। और साइड प्रोफाइल उसकी बहुत ही एसिमेट्रिक और बुरी होती है, ठीक है। जो ब्रिज है, जो डोर्सम है, जिसको नाक ऊंचा कराने के लिए सैडल नोज डिफॉर्मिटी वाले पेशेंट जो है वही ज्यादा ये करवाते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। सैडल नोज डिफॉर्मिटी जिसको हम आम अल्फाज में फीना नाक बोलते हैं, ये साइड व्यू है। तो इसमें जब आप फिलर फिल करते हैं तो ये ऐसे बिल्कुल बड़ा अच्छा ऐसे हो जाता है। कम से कम जो है आपकी वन, अगर आप पूरा 1 ml फिलर दें तो 0.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ हाइट है वो बढ़ जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। ब्रिज में जो फिलर होता है इज इंजेक्टेड अलोंग द डोर्सम टू स्मूथ आउट बम्प्स और हम्प्स, यही तो हमारा काम है। और अगर हम 3 पॉइंट से प्रिक करेंगे तो फिर वो बम्प्स और हम्प्स कैसे स्मूथ आउट होंगे, ठीक है। तो यही तो बात है, जो ऊपर नीचे इसको रूलर की तरह हमने सीधा कर देना है। टिप में स्मॉल अमाउंट इज फिलर इज इंजेक्टेड टू प्रोजेक्ट द नेजल टिप। नेजल टिप अगर बहुत ज्यादा गोल हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती है, उसको हमने थोड़ी सी शार्पनेस देनी होती है, उसमें वॉल्यूम देना होता है, ठीक है। और जो साइड वॉल्स हैं जो हमारे अलाव होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, स्मॉल बोलिसेस एट द बेस ऑफ द नेजल साइड वॉल्स टू करेक्ट एसिमेट्री और इम्प्रूव कंट्रोल। कंटोरिंग के लिए भी, एसिमेट्री को सही करने के लिए भी, और राइट लेफ्ट डिफरेंसेस को सही करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए, जो हमने ऊपर इतना ज्यादा वेट डाला है उसकी टिप पे, उसके डोर्सम पे। इसमें 0.5 to 1 ml करते हैं फॉर माइनर करेक्शन, यानी कि एक आम इंसान उठ के आपके पास आया है क्लिनिक पे तो आप 1 ml फिलर उसकी नाक में आराम से दे देंगे। फॉर मोर सिग्निफिकेंट लिफ्ट अप टू 2 ml में भी यूज। अच्छा, किसी को बहुत ज्यादा सेडलोस डिफॉर्मिटी है, कोई बहुत ज्यादा हाइट चाहता है तो 2 ml जो है वो यूज हो जाएगा। स्मूदन आउट द डोर्सल हम्प, जो हम्प होता है एकदम से उभरा हुआ, उसके साइड्स जो होती हैं वो पहले ही नीचे गई हुई है, अजीब सा लगता है, उसको स्मूथ करता है। लिफ्ट द टिप, टिप को भी हमने लिफ्ट कर लिया। सिमेट्री को हमने करेक्ट कर लिया। अक्सर लोग जिनका डीएनएस होता है उनके नाक टेढ़े जा रहे होते हैं, तो वो फिलर से उनका सही हो सकता है। इनहेंसेस ओवरऑल प्रोफाइल विदाउट सर्जरी। प्रोफाइल क्या होता है? साइड व्यू को हम प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल होती है, ये प्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि विदाउट सर्जरी, और ये 6 से 12 महीने रहता है, ये अपने पेशेंट को पहले ही बता देना है। ये परमानेंट नहीं होता, तकरीबन हर साल उनको आके करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड करें, अगर आप इसमें साथ बोटॉक्स भी कर देंगे ना नेजल मसल्स का, तो आपको इसमें ये फायदा होगा कि पेशेंट जो है वो, उसका ये लास्टिंग ज्यादा हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, हॉलोनेस अंडर आइज, जिसको टीयर ट्रफ फिलर कहते हैं। तो टीयर ट्रफ जो होता है ये मीडियल इंफ्रा ऑर्बिटल हॉलोनेस बिटवीन द इनर आइज एंड द चीक, और इट मेक्स इन लेटरली इफ वॉल्यूम लॉस कंटिन्यूज। ये देखें, ये ये टीयर ट्रफ है, ठीक है। हम मीडियल पोर्शन को वैसे कहते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम लॉस ज्यादा है तो ये लेटरल तक भी जा सकते हैं। ये डीप संकन डार्क जो आईज होती हैं ये है, ठीक है। ये देखिए, और आफ्टर में देखें उसकी एज कितनी रिवर्स हुई है और उसकी फेशियल ब्यूटी कितनी इनहेंस हुई है इससे। असल में होता क्या है, एज के साथ साथ हमारा कोलेजन जो होता है वो ब्रेक डाउन कर रहा होता है ज्यादा, और बिल्ट कम हो रहा होता है, ठीक है। ये जो ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा होता है इसकी वजह से यहाँ पे कोलेजन लैक करना शुरू हो गया। जब कोलेजन लैक करना शुरू हो गया तो स्किन जो होती है वो लूज होना शुरू हो गई। जब स्किन लूज होना शुरू हो गई तो नॉर्मल वाटर है जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अक्यूमुलेट होने से क्या हो गया, एक तो हमारी ये आई बैग्स बनना शुरू हो गए। आई बैग्स के अलावा ये लाइंस फिर आना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि जब भी स्किन में कहीं पे भी स्टेसिस होता है तो क्या रिलीज होती है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होती है और पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है, तो डार्क सर्कल्स भी बनना शुरू हो गए।
तो ये सारे प्रॉब्लम जो थे एक फिलर ने एड्रेस कर दिए जाके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। फिलर इसमें हम सॉफ्ट यूज करेंगे। देखें ये पूरा, ये देखें सॉफ्ट एरिया है, तो सॉफ्ट लिप्स की तरह यहाँ पे हम सॉफ्ट फिलर यूज करेंगे। लो विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर विद लो वाटर अट्रैक्शन। हमें यहाँ पे ब्लेबिंग नहीं करानी, हमें यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं करवाना कि यहाँ पे बल्कि आंखें उबली हुई लगे। ठीक है, ये सारी ब्रांड्स के नाम है, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, बेहतर से बेहतर लें तो रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। इंजेक्शन प्लेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी डीप सब ऑरिकुलरिस और सुप्रा पेरियोस्टल जस्ट अबव द बोन टू अवॉइड लंपीनेस एंड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ा था डिटेल में, एंड पे पढ़ेंगे साइड इफेक्ट्स में भी। ये ग्रे कलर हो जाता है। अब ये लंपीनेस, यहाँ पे एक बड़ा सा लंप बन जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, एक बड़ा सा लंप बन जाए, ऐसे गोला बन के बाहर को निकल आए। ये मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि उन्होंने ब्यूटिशियन से या किसी से जाके फिलर करा लिया डार्क सर्कल के ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद ये जो यहाँ पे लंप सा बना होता है ये उनकी स्किन के साथ मूव कर रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है। अगर आप सुपरफिशियल रहेंगे तो ये लंप जो है ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, इंजेक्शन प्लेन जो होता है डीप सब ऑरिकुलरिस सुप्रा पेरियोस्टल जब जस्ट अबव द बोन टू अवॉइड लंपीनेस एंड टिंडल इफेक्ट। इसमें जो लंपीनेस हो जाती है ना, वो आपकी इस बैग्स को और इस लाइंस को डार्क सर्कल्स को खत्म नहीं करती है। वो सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर एक रोड़ा सा होता है, जैसे कोई दाना निकला हो दोनों तरफ इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको हाइलुरोनिडेज लगवाना पड़ता है, जो कितना होता है, जो 30,000 का इंजेक्शन होता है। अम, इसमें आप 25 गॉज ब्लंट कैनेला यूज करते हैं, प्रेफर्ड फॉर सेफ्टी नियर वेसल्स। यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था कि ये जो रीजन होता है ये बहुत ही वास्कुलर होता है, ये वाला बहुत, ये जो आउटर हाफ होता है ना आंख का, बहुत ज्यादा वास्कुलर होता है। और वेसल्स भी सारी बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ब्रूजिंग हो जाती है, और दूसरा हम नहीं चाहते कि कोई भी वेसल जो है वो क्लूड हो जाए। एंड 30 का नीडल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा केयर रिक्वायर्ड है। इसमें जो टेक्निक होती है, कैन एंट्री बाय द लेटरल चीक, एडवांस अंडर द टीयर ट्रफ यूजिंग रिट्रोग्रेड लीनियर थ्रेड्स और स्मॉल बोल्सेस। यहाँ पे जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है वो बहुत लिटरल चीक में जाके होता है, इधर करके होता है यहाँ पे। यहाँ से हम जाते 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 कैन्युला के थ्रू हम इधर जाते हैं, और सुप्रा पेरियोस्टल डीप जाके हम काम करते हैं। यहाँ पे आपको बोन भी फील होएगी। ठीक है, ये आप हैंड ऑन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। Later cheek under the teardrop using retrograde linear thread और small boluses। इसमें जो नीडल होती है वो पिन पॉइंट इंजेक्शन ऑन द बोन होता है, माइक्रो बोलुसिस और लीनियर थ्रेडिंग यूज करते हैं हम। और ऑन द बोन यानी कि सुपरा पेरियोस्टल काम करना है। अगर आपने वो भी ऑर्बिट के ऊपर जाके अगर आपने सुपरा पेरियोस्टल काम करना है तो आपके पास पीछे इंजेक्टेबल्स का एक्सपीरियंस कम से कम अ फ्यू इयर्स का होना जरूरी है। ठीक है, आंखें जाया हुई पेशेंट की या उसके ऑर्बिट में इंफेक्शन हो गई या कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। इसमें डोज 0.1 ml टू 0.3 ml पर साइड देते हैं, वेरी कंजर्वेटिव टू अवॉइड पफिनेस। वही बात होगी, लंपीनेस पफिनेस अवॉइड करना है, ऊपर उभरी हुई कोई हमने रोड़ा नहीं बना देना। रिस्टोर्स वॉल्यूम, रिड्यूसेस शेडो डार्क सर्कल्स, रिफ्रेशेस टायर्ड अपीयरेंस। वॉल्यूम भी सही हो गया, जो संकन आईज थी जो अंदर धंसी हुई थी। ठीक है, शेडोज या डार्क सर्कल्स से वो भी इम्प्रूव हो गए। क्यों? क्योंकि जो हाइलुरोनिक एसिड है हमें पता है वो रिजुविनेशन भी साथ करता है ना। और रिफ्रेशेस टाइड अपीयरेंस, टाइड अपीयरेंस जो आंखों के नीचे लाइनें और बैग बने हुए थे ये भी सही हो गए। इसकी लास्टिंग होती है 9 to 12 months, और उसके बाद इसको आपको दोबारा करवाना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट चाहता है मैं कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराऊं जो लंबा चले और बार 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 ये पेन और खर्चा ना मुझे करना पड़े, तो उसका जो तरीका है वो है पीडीओ मोनो थ्रेड्स। और किसी की संकन आए तो पीडीओ स्क्रू थ्रेड्स। और अगर कोई परमानेंट ट्रीटमेंट चाहता है तो वो ब्लेफरोप्लास्टी करा ले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। क्रीजेस बिटवीन द ब्रोज, ये देखें बोटॉक्स हो गया पेशेंट का। अब जो उसकी स्किन पे क्रीजेस पड़ी हुई थी वो वहीं की वहीं रही। बोटॉक्स से नीचे मसल को पैरालाइज किया। ठीक है, ऊपर जो स्किन में इतनी अरसे से कॉन्ट्रैक्ट हो के परमानेंट लाइनें पड़ गई थी वो वहीं की वहीं है। ये पेशेंट गुस्सा नहीं कर रहा, ये पेशेंट रिलैक्स है, लेकिन ये इसकी परमानेंट क्रीजेस है। उसके बाद ये अपनी आंखें बंद करके सोया भी होगा तो भी इसके माथे पे ऐसे ये फ्राउन लाइंस नजर आएंगी। याद रखे कि ये पेशेंट के अपीयरेंस को बहुत ही अग्रेसिव और गुस्से वाला बना देती हैं, और उसकी पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आती हैं। तो इसको जब हम स्मूथ आउट करते हैं तो ये देखिए नीचे कितना रिलैक्स और जबरदस्त उसका जो है वो चेहरा है, लेकिन उसने नीचे मेकअप भी साथ किया हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन आप देखें कि उसके वो जो रिंकल्स थे वो खत्म हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। सो फॉर फिलर्स फॉर क्रीजेस बिटवीन द ब्रोज, ग्लेबेलर लाइन वेयर ग्लेबेला जो होता है वर्टिकल फ्राउन लाइन होते हैं बिटवीन द आईब्रोज, इसको हम 11 लाइन्स भी कहते हैं। इस 11 में से
एक जो है वो बड़ा 11 आपको शो हो रहा है ये वाला, और छोटा वाला जरा कम है। ठीक है, कुछ लोगों की इक्वल होती है, कुछ लोगों की अनइक्वल होती है। हर इंसान के अंदर ये वेरिएशन होती है। इसमें आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना है, बोटॉक्स तो करना मस्ट है। बोटॉक्स आपने कर लिया, बोटॉक्स के बाद ये शक्ल है। फिलर इज सेकेंडरी यूज ओनली इफ 11 लाइंस परसिस्ट आफ्टर बोटॉक्स। ये बोटॉक्स के बाद की शक्ल है। ठीक है, इसमें ये इमेज थोड़ा सा इधर हो गया है और वो जो है वो नजर ही नहीं आ रहा। फिलर टाइप जो होता है सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हाइलुरोनिक एसिड फिलर होता है, फॉर एग्जांपल बिलोटेरो बैलेंस, रेस्टिनाइल सिल्क। इसमें लो रिस्क ऑफ लंपिंग है। यहाँ पे अगर लंप बन गया ना, एक तो आपने जब पढ़े थे डेंजर जोन, तो ये डेंजर जोन ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे इस तरह से एक लंप बन गया, ऊपर हो गया, तो आप बताओ कैसा लगेगा। बहुत ज्यादा बुरा। यहाँ पे हमने डीप जाके काम करना होता है। जो हमारा फिलर है वो बेशक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हम यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई हार्ड रेस स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हमने थोड़ा बहुत वॉल्यूम देना है उसकी क्रीज को खत्म करने के लिए। इंजेक्शन पेन में हम डीप सुप्रा पेरियोस्टल काम करेंगे, मिड डर्मल काम करेंगे, सब डर्मल काम करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द लाइन डेप्थ। इस खातून की जो या इस मर्द की जो लाइन डेप्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों की ये बहुत स्ट्रांग और बड़ी भी होती है। लेकिन याद रखें कि ये बोटॉक्स के बाद की लाइन है। ठीक है, अगर मैंने बोटॉक्स ना किया होता, उससे पहले की तस्वीर होती, तो ये लाइन और ज्यादा डीप होती। तो जितनी डीप लाइन है उतना हम डीप देंगे। फिलर को डीप सुप्रा पेरियोस्टल भी जा सकते हैं, मिड डर्मल यानी कि सबकट भी, सब डर्मल भी जा सकते हैं। ये आपकी लाइन की डेप्थ पे डिपेंड करता है। पहले बोटॉक्स होगा, उसके बाद जो रेमिनेंट्स होंगे उसमें फिलर्स होंगे। सुपरफिशियल प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं करनी। वही हाई, एक तो ये हाई वेस्कुलर डेंजर जोन है, सुप्राट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज आ रही है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि फिर वो इतना बड़ा सा एक रोड़ा सा लंप सा बन जाएगा, बल्कि स्किन में डीप जाना है। 27 to 30 गॉज नीडल यूज करें फॉर प्रिसाइज प्लेसमेंट, और 25 गॉज कैनेला करें फॉर सेफर डिलीवरी। नीडल से भी कर सकते हैं, नीडल से कर लें, लेकिन आपने प्लंजर को पुल करके देखते रहना है, ब्लड ना आए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर ग्लेबुला रीजन बहुत बड़ा डेंजर जोन है। ठीक है, इसमें वेरी स्मॉल बोलिसेस आप देंगे विद एस्पिरेशन एंड लो इंजेक्शन। एस्पिरेशन क्या होता है, आपने प्लंजर पुल करके देखा ब्लड तो नहीं आ रहा, तो फिर आप छोटे 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 बोलिसेस देंगे, डीप काम करना है आपने, और स्लो इंजेक्शन टेक्निक से काम करने। नेवर इंजेक्ट लार्ज वॉल्यूम इन दिस एरिया। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के, जो हम इसमें पढ़ते हैं, उसमें यहाँ के अंदर वॉल्यूम होना जो है वो अगलीनेस को शो करता है, चेहरा बल्कि अगली हो जाता है अगर यहाँ पे आप बहुत सारा वॉल्यूम इंजेक्ट कर दो। 0.5 से 0.2 ml पर साइड दे देते हैं, 0.05 से 0.2 ml, वेरी कंजर्वेटिव, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और इसके जो इफेक्ट हैं, ये सॉफ्टन करता है स्टैटिक फ्राउन लाइंस को आफ्टर बोटॉक्स। स्टैटिक वो लाइंस होती हैं कि आप कोई चेहरे की मूवमेंट नहीं भी करें, आप रात को आंखें बंद करके सोए भी हो तब भी आपकी स्किन पे पड़ी हुई है, परमानेंट क्रीजेस होती हैं। बोटॉक्स करना है पहले, उसको खत्म करना है जो डायनामिक रिंकल्स हैं, फिर जो स्टैटिक फाइन लाइंस है उनको इससे ट्रीट करना है। हाई रिस्क ऑफ वास्कुलर डिफ्यूजन, देखा ये बहुत ही हाई रिस्क एरिया है। ओनली फॉर एक्सपीरियंस इंजेक्टर्स, प्लास्टिक सर्जन से सिर्फ इसको परफॉर्म करें, हर कोई इसको ना परफॉर्म करे। कुछ लोग टीवी पे इंस्टाग्राम पे ये जरपाश की वीडियोस देखते हैं, वही करना शुरू हो जाते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फेशियल एनालिसिस के हमारे पास गोल्डन रेशियो होती है, जिसमें ए लेंथ है फोरहेड से हेयर लाइन तक, जो बी लेंथ है वो रूट ऑफ द नोज से लेके आपकी जहाँ पे फेस एंड हो रहा है चिन तक है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ए ओवर बी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी गोल्डन रेशियो है फेशियल सिमेट्री की, प्रोपोर्शंस की। ये आपके लिए कहाँ जरूरी है, कुछ लोग अपनी चिन एनहेंसमेंट कराने आते हैं, अपनी चिन को जो है वो लेंथ इंक्रीज कराने आते हैं, फिर जब आप फिलर करते हैं वो कहते हैं ये तो हमारा शक्ल ही बुरी लगना शुरू हो गई। तो आपने कितने सेंटीमीटर तक या कितने मिलीमीटर तक उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, उसके लिए आप गोल्डन रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आपका आंसर है। इसमें अगर आपके पास बी नहीं है, आपने बी निकालना है, तो आप ए को पुट करेंगे तो आपका बी जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। आपको पता होगा आपने कितनी लेंथ इंक्रीज करनी है। टेलरिंग द ट्रीटमेंट टू पेशेंट स्पेसिफिक एस्थेटिक डिजायर्ड एंड नीड। टेलरिंग का क्या मुराद है, पेशेंट कहेगा मेरी चिन बड़ी करो, आप 10 ml फिलर डाल देंगे, चिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो क्या लगेगा, वो जायगेंटिज्म का पेशेंट लगेगा। आपने उसको खुद टेलर करना है, कोई नॉलेज होगी तो आप उसको टेलर करोगे। नेक्स्ट स्लाइड। कंसल्टेशन के लिए एंड कंसेंट, ये जो स्पेशल कंसेंट है ये फिलर का, डर्मल फिलर का कंसेंट है। ये आप लोग इधर से डाउनलोड कर लेना, या वरना फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, ये आपके पास होना चाहिए। इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस, वो नाक ऊंचा कराने आया था, उसकी सेटल नोज डिफॉर्मिटी थी,
आपने सिर्फ टिप पे काम कर दिया। पहले पेशेंट से तो पूछो उसने करवाना क्या है। रिस्क आपने गाइड कर दिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ओक्लूजन वगैरह के जो रिस्क हैं डेंजर जोन के, वो आपने उसको बता भी दिए, तो फिर भी अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। और आपने इन्फॉर्म कंसेंट इस लेना है, पेशेंट को सब कुछ इन्फॉर्म करके फिर आपने कंसेंट लेना है। ये ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये कोई गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं हो रहा कि पेशेंट से कहेंगे अगर डेथ होगी तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। नहीं, इसमें ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो सबसे ज्यादा केसेस हैं वो एस्थेटिक के डॉक्टर्स के ऊपर है, और किसी डॉक्टर पे नहीं है, और वो उसमें हारते भी हैं। क्योंकि इसमें सारा जिम्मेदारी डॉक्टर की आ जाती है। वो पेशेंट मर नहीं रहा था, वो पेशेंट को कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं था, वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए आया था। और अगर वो फिट होता था कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में तो आपने करना था, वरना आपने उसको बता देना था। नेक्स्ट स्लाइड। प्री प्रोसीजर गाइडलाइंस इंक्लूड्स नो अल्कोहल, ब्लड थिनर्स और मेकअप बिफोर द ट्रीटमेंट। देखिए, अल्कोहल तो इतनी कॉमन नहीं। ब्लड थिनर्स क्या है? ब्लड थिनर्स में दो तीन चीजें हैं, हिस्ट्री ऑफ डेंगू पूछ लें पेशेंट से। इसके अलावा आप जो हाई ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट्स हैं, वो लोप्रिन खा रहे होते हैं, जो ब्लड थिनर है, वार्फरिन भी ले रहे होते हैं। और मेकअप तो आप साफ करते ही हो। कभी कभी कुछ मैंने इंजेक्टर्स देखे हैं, टिकटॉकर को बुला के वीडियो बना रहे होते हैं, मेकअप भी साफ नहीं किया होता, ऐसे ही इंजेक्ट कर रहे होते हैं। पता नहीं फिर बाद में उन बेचारियों का क्या बनता है जिनके साथ ये हो रहा होता है। ये जरपाश और इस टाइप की जो होती हैं वो ये भी करी होती हैं, मैट्रिक पास होती हैं। तो आपने मेकअप से साफ करना है, ब्लड थिनर्स की हिस्ट्री ले, वरना यहाँ सारा अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जानी है, इधर हिमाटोमा बन जाना है। ठीक है, तो ये दो तीन मेन मेन चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। टूल्स फॉर इंजेक्शन में सिलेक्शन ऑफ कैनुलास और नीडल्स एंड अप्रोप्रिएट गेजेस। अब देख रहे हो गेज है 22 गेज। गेज जितना बढ़ता जाता है कैनुला उतना बारीक होता जाता है। अब आप देखें, जो ऊपर ब्लू वाला है वो मोटा है और नीचे जो ग्रे वाला है वो पतला है। ठीक है, गर्थ उसकी आपको नजर आ रही, तो लेंथ है इसका 70 mm। अब बताओ, हमने इतना लंबा अगर बनाना था, हम उसको पतला भी बनाते तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ही कम होती, वो खुद ही टूट जाता। अगर गेज 25 है तो लेंथ है 50 mm। ये डेफिनेटिव होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ये इसी रेशो में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, आपने इसमें ये जो 25 गेज 50 mm है, ये आपका सबसे ज्यादा सूटेबल, सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। 27 गेज 40 mm ये और ज्यादा बारीक है और लेंथ भी जरा कम है। ठीक है, तो जितना बारीक होता है लेंथ उतनी कम होती है, जितना मोटा होता है लेंथ उतनी ज्यादा होती है। 22 गेज 70 mm ये मर्दों के अगर आपने करनी है राइनो, उसमें यूज हो जाएगा, या आपकी जॉ लाइन में यूज हो जाएगा। और जो 25 गेज 50 mm है, ये तकरीबन हर चीज में यूज हो जाता है। तो ये फिलर, ये जो कैनुलास हैं, ये आपके क्लिनिक में पड़े होने चाहिए। और किसी भी टाइम फिलर का पेशेंट आ जाता है, जल्दी में आप नीडल से ना करें, आपके पास कैनुला हो, बहुत सस्ता आता है, 400-500 का आता है। नेक्स्ट स्लाइड करें। Hyaluronic days use an enzyme used to dissolve the hyaluronic acid fillers in case of overcorrection or complication। देखो, हमने फिलर किया, हमने उसकी सारी डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ी। जो लोग अभी न्यू बैच में आए हैं, फिलर्स का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होगा। ठीक है, आपने क्या किया कि ये जो हाइलुरॉन लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर के, जो पर्पल कलर के, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये आपके फिलर है, जो क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड है, जो आपने इंजेक्ट किया था। और जो पर्पल सेल्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपको अच्छा नहीं लगा, ये फिलर पसंद नहीं आया, तो हाइलुरॉन डेज जो था ये बहुत महंगा आता है, ये आपने इंजेक्ट किया, और इसने जाके क्या कर दिया, हाइलुरॉन फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया हाइलुरॉन को, यानी हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये देखें, और फिर जो बॉडी के नेचुरल जो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं वो फिर उसको इनगल्फ करते हैं, खत्म करते हैं। ये भी बड़ा पेनफुल और बड़ा ही ज्यादा अजीबोगरीब प्रोसीजर है, ये आप देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये फिलर डिसॉल्वर था जो हमने देखा था। मैनेजिंग ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग, ब्रूजिंग और स्वेलिंग जो होती है वो पेशेंट को होती है। पोस्ट प्रोसीजर केयर इन्वॉल्व्स आइस, आर्निका एंड पेशेंट एजुकेशन। ये आफ्टर फिलर जो आफ्टर केयर है, ये प्रिंट होकर आपके क्लिनिक में पड़ी हो, हर पेशेंट को पकड़ा देना है। इसमें आपने एक्सपेक्ट करना है स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग, जिसमें लास्ट 2 वीक्स इन सम केसेस। ठीक है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। 5 to 7 डेज नॉर्मल होते हैं, लेकिन अप टू 2 वीक्स भी हो सकता है। पेशेंट की नेगेटिव काउंसलिंग करें, वर्स्ट उसको बताएं। अप्लाई अ कोल्ड compress टू रिड्यूस swelling प्लस bruising इन 24 to 48 आवर्स। ठंडी आप बर्फ की टकोर करें, उससे आपकी स्वेलिंग ब्रूजिंग कम होगी।
ठीक है। और अवॉइड हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी वर्कआउट फॉर 24 to 48 आवर्स। 1 से 2 दिन तक आप जिम वगैरह नहीं जाएंगे, बहुत गर्मी में नहीं जाएंगे, घर में हाउसवाइफ कुकिंग नहीं करेंगी। अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर साइड और स्टमक फॉर 24 to 48 आवर्स। ठीक है। जिस तरह से फिलर हुआ है आपने सीधा उसी तरह से सोना है। कभी कभी फिलर जो होता है वो क्या कर जाता है, वो लीक कर जाता है, आपका स्लिप कर जाता है, जहां से आप वो वहां से हिल जाता है। आप जैसे डॉर्सम पे करवाने गए थे नोज के, आप साइड लेके सो गए, वो एक साइड पे चला गया, और अगले दिन जो था आपने देखा तो बल्कि फेस पे एसिमेट्री प्रोड्यूस हुई हुई थी। सीधा सोना है। अवॉइड अल्कोहल फॉर द फर्स्ट 12 to 24 आवर्स टू लिमिट ब्रूजिंग। अल्कोहल बेसिकली ब्लड थिनर का काम करती है, और फिर ब्रूजिंग ज्यादा होगी, कोई छोटी मोटी वैसे अगर रप्चर हुई भी है तो वहां से फिर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तो इतना बड़ा हिमाटोमा बन जाएगा, ब्रूज बन जाएगा। अवॉइड मेकअप एंड स्किन केयर फॉर 24 आवर्स। सनब्लॉक लगानी है, वो भी आपने नीचे फ्यूसिडिन यानी एंटीबायोटिक लगा के ऊपर सनब्लॉक लगानी है। बाकी मेकअप वगैरह नहीं कर सकते, बहुत इमरजेंसी है तो फ्यूसिडिन के ऊपर सनब्लॉक के ऊपर मेकअप कर सकते हैं। टेक टाइलेनॉल फॉर पेन रिलीफ। टाइलेनॉल से क्या मुराद है, हमने यहाँ पे ऐसे पेन किलर्स नहीं देने। नंबर 1 जो कि ब्लड थिनर्स हो। नंबर 2 जो कि, अच्छा जी, पैरासीटामोल फॉर पेन लेनी है। ऐसी नहीं लेनी जो ब्लड थिनर हो, ऐसी नहीं लेनी जो जो है वो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी हो। अवॉइड हाई टेम्परेचर सोना, स्टीम, हॉट टब्स और हीटेड एक्सरसाइज क्लासेस। ठीक है। बहुत ज्यादा पसीना नहीं लाना, क्यों, उसे डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर अपना वॉल्यूम जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, टिंडल इफेक्ट हम काफी दफा पढ़ा, अब इसको देखते हैं। प्रॉपर डेथ ऑफ इंजेक्शन प्रिवेंट्स द ब्लू इश्यू फ्रॉम सुपरफिशियल प्लेसमेंट। ये मेरे पास बहुत केसेस मैंने देखे हैं। ये ऊपर बड़ा सा रोड़ा सा बना होता है, हमने फिलर कराया था, पीआरपी करके खत्म कर दें, किसी तरह करके खत्म कर दें, जाके अनट्रेन्ड लोगों से करवाते हैं, और फिर ये ऊपर से, एक तो वो ऊपर ये लंप सा रहता है जो कि ऐसे उनकी स्किन के अंदर ही रह जाता है, और ये 4 महीने बाद खत्म भी नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है कि उनका ये ग्रे ब्लू सा भी हो जाता है। टिंडल इफेक्ट जो है अगर सुपरफिशियल प्लेसमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सुपरा पेरियोस्टल जाके काम करना होता है, डर्मल फिलर इंजेक्शन सुपरफिशियल प्लेस हो या कहीं पे भी, तो वहां पे ये टिंडल इफेक्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एलर्जिक रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज, ये देखें जी, ये एक्सट्रीमली रेयर बट शुड बी मैनेज प्रॉम्प्टली विद अप्रोप्रिएट मेडिकेशन। पेशेंट से कहना है आपने व्हाट्सएप से हमारे साथ राब्ते में रहना है, कोई भी ऐसा मसला हो आपने आइडेंटिफाई करना है कि एलर्जिक रिएक्शन है या उसको इन्फेक्शन हो गई है, तो उसको आपने खुद मैनेज करना है। तो ये आप आराम से कर सकते हो। पेशेंट से आप सिम्टम्स पूछो, उसके अदर सिम्टम्स, उसको पेन हो रही है, उसको टेंडरनेस है, इसके अलावा उसको कोई पस दिख रही है, स्वेलिंग एबनॉर्मल है। ठीक है। ये सारी हिस्ट्री लेके, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, तो डायग्नोसिस बन जाएगा और आपका एलर्जिक रिएक्शन का। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप पेशेंट के साथ फ्रेंडली रहो, और पेशेंट से कहो कि व्हाट्सएप में आपके साथ राब्ते पे रहे और आपको डेली अपनी पिक्चर और अपडेट भेजता रहे, वो क्या फील कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इन्फेक्शन पर प्रिवेंशन के लिए सेप्टिक टेक्निक और स्टेराइल टूल्स है मैंडेटरी। कुछ लोग कैन्यूला यूज करते हैं, उनको यूज नहीं करना आता। कैन्यूला के ऊपर ग्लव वाला हाथ लगा रहे हैं, ये जो ग्लव्स होते हैं ये एग्जामिनेशन ग्लव्स होते हैं, ये सर्जिकल ग्लव्स नहीं होते, ये जरासीम से पाक नहीं होते। फिर वही कैन्यूला जोर से अंदर लेके जा रहे हैं। लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ग्लव्स पहन के इधर फिर रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मोबाइल उसी ग्लव से पेशेंट को इंजेक्ट कर, डेंजर जोन है ये फेस का। ठीक है। तो ये सब टेक्निक के लिए मेरे ख्याल है कि मुझे उसको समझने में पूरा 1 साल लगा था मेरे हाउस ऑफ का, तब मुझे वो चीज क्लियर हुई थी। और वो भी मुझे एंड पे फिर भी गायनी वालों से डांट पड़ गई थी एक दफा। तो ये बहुत मुश्किल चीज है, कोई आसान चीज नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे देखते हो हर कोई पकड़ के फिलर कर रहा है, वो मैट्रिक पास है, क्या नाम है उसका, वो जो जरपाश, वो भी कर रही है, फिलर कर रही है, अंडर आई फिलर कर रही है, सारा कुछ करती फिर रही है। और उसके ऊपर केसेस भी शायद बहुत सारे हैं। कई दफा क्लिनिक सील हुआ है, 15-15 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। तो याद रखें कि खाली एक इन्फेक्शन से बचने के लिए भी आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। ठीक है कि एलर्जिक रिएक्शन तो पेशेंट का अपना प्रॉब्लम है, इस दुनिया में कोई भी चीज किसी को एलर्जी कर सकती है। लेकिन अगर आपका इन्फेक्ट हो गया, आपके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपने जो पेशेंट की हिस्ट्री डाटा दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पेशेंट डायबिटिक था, प्रोन टू इन्फेक्शन था, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी गलती पीएचसी बनाती है। ठीक है। और गलती है भी डॉक्टर की, उसको पता नहीं है पेशेंट प्रोन टू इन्फेक्शन है तो क्यों उसको फिलर्स कर रहा है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए।
कंबाइनिंग विद अदर ट्रीटमेंट्स बोटॉक्स थ्रेड्स एंड पीआरपी कैन बी यूज्ड सिनर्जिस्टिकली। जैसे हमने देखी थी मेरिनेट लाइन। मेरिनेट लाइन क्या होती है? जो एंगल ऑफ द माउथ से वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन आ रही है। कुछ लोग उसके अंदर सीधा वो फिलर भर देते हैं। उससे क्या होता है कि दो उभराव से दोनों साइडों पे बन जाते हैं। मेरिनेट लाइन वहीं की वहीं। देखो चीजें जो होती हैं वो आपको पूरी, इसीलिए इतने सारे टेक्निक्स और मेथड्स हैं, वरना सिर्फ एक ही दुनिया में मेथड ना होता फिलर, उसी से सारा कुछ हो जाता। सारा कुछ मिला जुला के यूज होता है, ठीक है। फुल फेस का बोटॉक्स करते हो। इसी तरह लिप फिलर में आप देखो, तो लिप फिलर में पेशेंट आता है, कहते हैं मेरे लिप में फिलर कर दें। डॉक्टर फिलर करता है, वो कहता है नहीं ये तो मॉडल के दांत नजर आ रहे हैं, इसके तो लिप्स ऊपर को उठे हैं, मेरा फिलर ऊपर ऊपर करें। बात ये होती है उसने लिप फ्लिप करवाया होता है बोटॉक्स से, वो आप लोगों को आइडिया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारी मैरिड लाइन में फिलर करें, हमारी गालें नीचे को ढल गई है, लाइन बन गई है। वो जो लाइन बनी है गालें नीचे ढलकने से, वो गालें ऊपर खींचने से सही होगी, और वो होती है कॉग थ्रेड लिफ्टिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारी जो चीजें ये डिफरेंट है। ये सब करेंगे तो ये एक मॉडल वाली लुक आती है। मॉडल ने मल्टीपल प्रोसीजर्स और मल्टीपल थेरेपीज करवाई होती हैं, तो वो बिफोर आफ्टर एक बनाते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ एडिटिंग को भी वो जीरो कर दें तो बहुत सारे प्रोसीजर्स का वो रिजल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बिफोर एंड आफ्टर में विजुअल कंपैरिजन द पेशेंट रिजल्ट्स बिफोर हाइलुरोनिक एसिड फिलर ट्रीटमेंट। देखो कोई आपके पास अगर नकाब वाली खातून भी आती है ना, तो आपने उसका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट लेना है, कम से कम उस वक्त जिस वक्त आप प्रोसीजर कर रहे हो। बेशक एच ए फिलर्स का जो रिजल्ट है वो 24 घंटे के बाद आना शुरू होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि मैं गया, मैंने फिलर कराया, डॉक्टर ने मुझे फिलर ही नहीं किया, मुझे एक फिलर कर दिया, मैंने दो के पैसे दिए थे, मुझे 0.1 ml कर दिया, मैंने 1 ml के पैसे दिए थे, ये वो फलाने का। तो ये बात आप याद रखें कि आपने एक तो प्रोसीजर की वीडियो, अगर इतनी मेमोरी नहीं है, कम से कम बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर हो जिसमें इंजेक्शन पॉइंट से ब्लीड नजर आ रहा होता है, पता चले बाद में वो आप पे केस करता हो। दूसरी बात ये होती है कि जब फिलर डिजोल्व हो जाता है, लोग अपने बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स लेके आ जाते हैं, 4 महीने तक फिलर चलता है फिर खत्म हो जाता है। कहते हैं कि आपने मेरा कौन सा फिलर किया था, जैसे मैं पहली थी वैसे मैं बाद में थी। या इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हैं कि इसने कौन सा फिलर किया, मेरे लिप्स आज भी इतने हैं और मैं उस दिन गई थी तब भी इतने। तो ये बात याद रखें कि आपके पास डाटा पेशेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। सुपरफिशियल केस स्टडी एग्जांपल ऑफ फाइन लाइन ट्रीटमेंट यूजिंग अ लो विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर, ठीक है। सुपरफिशियल केस स्टडी ये है कि अगर आपका जितना फाइन लाइंस क्या होती है जिसको हम स्टैटिक रिंकल, जो बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी होती है, उसमें हम जहाँ पे हमें सेपरेट ज्यादा चाहिए हो वहां पे हम लो विस्कोसिटी फिलर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सुपरफिशियल वाले फिलर यूज करेंगे। कौन से वाले? फाइन वाले फिलर्स, ठीक है। इनके अंदर कम लाइडोकेन होती है और इनकी विस्कोसिटी भी कम होती है, ज्यादा लिक्विड ही होते हैं। फाइन लाइंस के लिए फाइन लाइंस कहाँ पे होंगी? फोरहेड पे होती हैं, और कहाँ होती हैं? अराउंड आईज होती हैं, और कहाँ होती है? नेक पे होती हैं, हैंड्स पे होती हैं, और कहाँ पे होती हैं, ठीक है। ये जो फाइन लाइन है सबके लिए हम यूज करेंगे सुपरफिशियल फिलर्स, या फिर हम क्या यूज करेंगे, या हम यूज करेंगे सुपरफिशियल। और ये चीज इकट्ठी होती है, एक चीज उन्होंने वैसी बनाई होती है, इसके अंदर लो लाइडोकेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। वॉल्यूम, जो जिस फिलर के ऊपर वॉल्यूम लिखा होता है, ये चीक एनहांसमेंट के लिए होता है यूजिंग हाई विस्कोसिटी फिलर। देखें जहाँ पे हमने डीप जाके काम करना होता है, यानी कि एरिया छोटा है जिसमें हमें स्प्रेड नहीं ज्यादा चाहिए, हमें ऐसा फिलर चाहिए जो थिक हो, ज्यादा जेल लाइक हो, जो वहां पे स्टे करे, वहां से इधर उधर ना हिले, तो वहां पे हम हाई विस्कोसिटी फिलर यूज करेंगे। अब जब हमने चीक एनहांसमेंट करनी है तो हम उसमें वॉल्यूम देना है, तो हम उसके लिए हाई विस्कोसिटी फिलर यूज करेंगे। हर फिलर के ऊपर ये लिखा होता है, हर ब्रांड के हिसाब से, कि वो हाई विस्कोसिटी है कि लो विस्कोसिटी है, वो कौन से एरियाज के लिए सूटेबल है, और वो वॉल्यूम है कि वो डीप है कि वो सुपरफिशियल है कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हमारे पास एक डीप की केस स्टडी आ गई। तो डीप फिलर हम यूज करेंगे चिन प्रोजेक्शन में विद स्ट्रक्चर फिलर इंजेक्टेड ऑन द बोन। देखो स्ट्रक्चर फिलर जो है वो बहुत से हैं, लेकिन ये जो हमारा लेक्चर है क्रॉसलिंक हाइलुरोनिक एसिड फिलर के ऊपर है। इसमें हम डीप फिलर करेंगे। जब हमने सुपरा पेरियोस्टल काम करना होता है तो हम डीप फिलर करते हैं। डीप फिलर की कॉम्पोजिशन में फर्क ये होता है कि वो और ज्यादा जेल लाइक होता है और ज्यादा सॉलिडिफाई होता है, तो कि जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहीं पे रहे।
दूसरी बात उसमें ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा लाइडोकेन होती है। लाइडोकेन क्या होता है? नमिंग एजेंट होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत डीप जा रहे हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री रहे। ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिलर कंपैरिजन के चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो ये जो फिलर कंपैरिजन चार्ट से मुराद ये है कि जो जुविडम, रेस्टनाइल, रेस्टाइलेन है, टियोसियाल है और रिवोरेल है, ये सारी ब्रांड्स हैं जो मशहूर ब्रांड्स हैं। आपको जो मिलती है, न्यूरामिस मिलती है, जो भी मिलती है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले पेशेंट के फेस पे पीआरपी से प्रैक्टिस करें। और उसके बाद और जब भी कोई फिलर खरीदे मार्केट से, एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत जरूरी है, क्यूआर कोड स्कैन करना बहुत जरूरी है। एक चीज और है कि फिलर के आप गूगल पे रिव्यूज जरूर चेक कर लें। ठीक है? अगर उसके बुरे रिव्यूज दिए हुए डॉक्टर्स ने फेसबुक पे, गूगल पे चेक कर लें, तो फिर आप उसको ना यूज करें। कभी कभी आपका नया क्लिनिक होता है, बहुत से खर्चे होते हैं, तो जो है आपके वेंडर्स आपको महंगी एक्सपायर्ड चीजें, खराब चीजें बेच जाते हैं। आप बड़े खुश होते हो कि हमें कोई अच्छा वेंडर मिल गया, ये हमें अच्छे दामों चीज देता है। ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोरियन फिलर्स चाहिए तो वापस अवेलेबल होते हैं, जो चाहिए हो। सबसे पहले तो पेशेंट आके जिस एरिया की डिमांड करे, आपके जहन में कुछ भी नहीं आ रहा, आप गूगल पे लिखेंगे कौन सा फिलर यूज होता है लिप्स के लिए, वो कहेगा सुपरफिशियल, वो कहेगा वॉल्यूम, या जो भी वो कहेगा, आपने उसके अंदर देखना है कि कौन सी ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल है। जो ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो आप चेक करें, उनमें से जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके रिव्यूज देख लें, और उसके बाद आप वो खरीद लें। ठीक है? इस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी और ये आपकी रिफ्लेक्सेस बन जाएंगी। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। पाकिस्तान की मार्केट में ओवरव्यू करें तो हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो न्यूरामिस है। मुझे तो पाँच, जैसे मेरा तो काम बहुत ज्यादा है, मुझे 5,000 का फिलर मिल जाता है न्यूरामिस का। और जो मैं कोरियन इम्पोर्ट करती थी, उसका नाम पता नहीं, मुझे सही तरह ब्रांड नाम याद नहीं है अब, क्योंकि इम्पोर्ट वहां से बंद हो गई है। उसमें वो मुझे 9,000 का फिलर देते थे, और अक्सर एक के साथ एक फ्री। लेकिन कोरियन के बड़े अच्छे, न्यूरामिस में भी कभी आटा खराबी तो नहीं आई, लेकिन कोरियन ये करता था, मैंने ये नोट किया था कि वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम अटेन करता था और बहुत ज्यादा फेस पे एक ड्रास्टिक चेंज आता। लेकिन न्यूरोमिस में आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। तो अगर आप लोगों को NEURAMIS न्यूरोमिस चाहिए तो वो 5,000 का मुझे मिल जाता है। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है? मोस्ट कॉमनली अवेलेबल, और ड्रैप ड्रैप अप्रूवल आपने चेक कर लेनी होती है। जब भी आप कोई चीज लें इंटरनेट पे, उसकी ड्रैप अप्रूवल जरूर चेक करें, और उसका क्यूआर कोड आजकल हर चीज पे लगा होता है, वो चेक करें। एक्सपायरी डेट चेक करें। कभी कभी वेंडर्स ने एक्सपायरी डेट मिटा के अपनी स्टैंप लगाई होती है, वो भी आपने देखनी है। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। और आप गूगल पे डर्मेटोलॉजिस्ट के रिव्यूज भी, प्लास्टिक सर्जन्स के रिव्यूज भी देखें। स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड एक्सपायरेशन हैंडलिंग, ये भी आपने देखना है। आप देखें कि उसके बॉक्स पे लिखा हुआ है कहीं पे, फिलर के बॉक्स में, कि इसको इतने टेम्परेचर तक ही रखना है, इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। ठीक है? तो अगर तो लिखा हुआ और वेंडर ने लाके आपको डिलीवरी दे दी है, तो आप उसको मत यूज करें, वो आप वापस कर दें। अगर वो लिखा हुआ है कि स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, तो फिर आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखें। ठीक है? एक्सपायरी को चेक करना आपका अपना काम है, वो आपने अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है। एक्सपायर चीज अगर आपने इंजेक्ट कर दी ना, आप उसमें बता सकेंगे कि मैंने जो है ये इस पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, ना ये कह सकेंगे कि पेशेंट ने इन्फेक्शन किया है अपने आप को। क्योंकि आगे जो चेक करने वाले बैठे होते हैं वो कोई सिर्फ डॉक्टर नहीं होते, वो प्रोफेसर डॉक्टर्स होते हैं, और उनका पूरी पूरी जिंदगी का तजर्बा होता है। वो एक सेकंड में पेशेंट देख के पहचान जाते हैं कि मसला हुआ क्या था। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। पेशेंट फॉलोअप के लिए मॉर्निंग मॉनिटरिंग फॉर लेट ऑनसेट कॉम्प्लिकेशंस एंड सेटिस्फेक्शन। देखिए, फॉलो अप क्या चीज होती है कि अब आपने बाद में कब आना है। एक तो आपने जब आपने फिलर किया है तो उसके साथ साथ तो आपने उसकी अपडेट्स रखनी है व्हाट्सएप पे। पेशेंट से कहना है आपको डेली अपनी पिक्चर भेजे, अपडेट करे, उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं वो खुल के बताए। अब फॉलो अप ये होता है कि लेट ऑनसेट कॉम्प्लिकेशंस, कुछ लोगों को बाद में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं। ठीक है? उसके लिए भी आपने ही उस पर नजर रखनी है, और पेशेंट से कहना है वो बाद में भी आपसे राब्ते में रहे। ठीक है? और सेटिस्फेक्शन जो है कि पेशेंट को वो रिजल्ट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि
यहाँ एस्थेटिक्स में लेस इज मोर। अगर पेशेंट कहते हैं मुझे बहुत मोटे लिप्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप 5 ml एक ही दफा लगाने के बजाय 1 ml उसके लिप्स में वॉल्यूम देंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि आप एक दफा अपनी ये लुक देख लें, अगर आप इसे सेटिस्फाइड है तो फिर हम और 1 ml देंगे, हम इकट्ठा 5 ml नहीं देंगे। ठीक है। इसी तरह हो सकता है 3 सेशन के बाद पेशेंट कहे दिस इज टू मच, माई लिप्स आर ऑलरेडी वेरी फुल, तो फिर वो और छोड़ दे। लेकिन अगर आपने पहले सेशन में 5 ml दे दिया, उसके लिप्स टू बिग हो गए, तो उसने फिर हो सकता है कि वो हाइलुरोनिडेज की तरफ चला जाए, यानी कि फिलर डिजोल्वर की तरफ। वो फिर 30 से 1000 खर्चा, उसके बाद भी इक्वल डिजोल्विंग नहीं होती है, उसके बाद जो है वो अनइक्वल सी होती है, और कहीं से बम्प बनता है, कहीं से कुछ होता है, वो एक एक और मसला शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। क्रॉस लिंक hyaluronic acid fillers are safe and effective when used correctively। देखो, जो आप तस्वीरें देखते थे ना इंटरनेट पे, होंठ एक तरफ से मोटा हो गया, एक तरफ से पतला हो गया, फिलर गॉन रॉन्ग, फिलर गॉन रॉन्ग, और फिर आप देखते थे कि जी वो जो थे वो फिलर खत्म कराने गई, सर्जरी कराई, मुंह टेढ़ा हो गया, खराब हो गया। बेसिकली वो सिलिकॉन फिलर्स के ऊपर बात थी। हाइलुरोनिक एसिड फिलर ज्यादातर सेफ रहते हैं, इसीलिए आप देखो हर क्लिनिक में, डेंटिस्ट के तो खैर डोमेन ही ज्यादा फेस किया है, हर डॉक्टर ने भी और हर किसी ने फिलर्स पकड़ के कर रहे हैं। बल्कि बाहर की दुनिया में अगर आप देखो तो नर्सेस कर रही हैं। और इसके अलावा इंजेक्टेबल पेन होम यूज के लिए हैं, जिसके अंदर क्रॉस लिंक हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी मौजूद है, तो ये घर पे भी हो रहा है। तो इसमें जो है ये रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा सेफ है, और इफेक्टिव भी है, वॉल्यूम देते हैं अगर सही तरीके से यूज किया जाए। अब तरीका ही नहीं किया हुआ, जैसे अब ये जूम की क्लासेस पढ़ के अगर आप पेशेंट पर डायरेक्ट काम करना शुरू कर दो, तो इसमें गलती तो आपकी ही बनती है ना फिर। तो वैसे एज कम्पेयर टू सिलिकॉन फिलर्स, या जो और भी हमारे पास चीजें होती हैं, बोन फिलर्स होते हैं, डिफरेंट चीज होती है, उससे ये बेहतर है। ठीक है, और इजी है और सेफ है और इफेक्टिव भी है, जाहिर है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फ्यूचर ट्रेंड में अब जो चीज आ रही है 2020s में, वो बायोस्टिमुलेटरी हाइब्रिड्स आ गए। बायोस्टिमुलेटरी हाइब्रिड्स ये होते हैं कि वो ऐसी कुछ करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो आ तो जाता है, एक दफा इंजेक्ट करें, पानी भी भरें तो वॉल्यूम, नॉर्मल सलाइन भी इंजेक्ट करें तो वॉल्यूम तो आएगा। लेकिन वो स्टिमुलेट करते हैं आपकी स्किन को, आपके सबका टिश्यू को, कि वो बहुत ज्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करे, इलास्टिन प्रोड्यूस करे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करे, हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस करे। आपकी स्किन जो है ये फिलर जैसे 4 महीने बाद खत्म हो जाता है, तो वो 4-5 साल तक उनका असर रहता है, और आपकी स्किन बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मुलेशन, जैसे कि नैनोफैट ग्राफ्टिंग का आपने नाम सुना है, जो आप पेट से चर्बी निकालते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं नैनोफैट में, और फिर उसको इंजेक्ट कर देते हैं जहाँ हमें फिलर चाहिए। फिलर में भी तकलीफ और पैसा तो लगना है, और यहाँ पे भी तकलीफ और पैसा लग रहा है, लेकिन ये वो फिलर जो है वो 4 महीने रहता है, और ये कितना अरसा रहता है, ये परमानेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट बहुत ज्यादा वेट लॉस करे, बहुत ही ज्यादा, और उसके बाद जो है वो 20-30 kg वेट लॉस कर ले, तो शायद वो फैट जो है वो खत्म होगा। लेकिन वो एक परमानेंट है। ठीक है। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल जो है आपकी आंखों के सामने है, इसको कौन सी है? एक्ट्रेस उर्वा हुसैन, आप उसकी चीक्स चेक करो। एआई असिस्टेड प्लानिंग आप लोगों का काम नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जन का काम है। और इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है इस तरह से, और एआई असिस्टेड प्लानिंग जो आपको मैंने वो उसका बताया है ना, जुगाड़, वो आपने देखना है कि पेशेंट को आपने एआई खरीदा, इतना महंगा, पेशेंट की तस्वीर ली, उसको आपने जी फिलर दिखाया, तुम्हारे होंठों पे 5 ml फिलर होगा तो तुम्हारी ये शक्ल होगी, उसको तस्वीर में फिर भी अच्छा लगा, उसने जब अपने मुंह पे करवाया तो वो चीज ही कुछ और थी। तो आपने पीआरपी फिल इन कर लो, उससे पेशेंट को पता चल जाएगा कि मेरा आफ्टर क्या है, और आपका भी काम और उसका भी काम हो गया। ठीक है। फिलर्स का टॉपिक खत्म हुआ है, जो क्वेश्चन होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछोगे।